फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे दो। योगी आदित्यनाथ, फ्यूचर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी, दोनों लोग फ्यूचर है। दोनों फ्यूचर। अब इसमें से कौन ज्यादा काबिल साबित होता है ये वक्त डिसाइड करे। देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? बेस्ट एजुकेटर आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन है? बेस्ट चीफ मिनिस्टर, मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन है? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही है। बात है। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? क्या संविधान खतरे में है? किस सरकार में, किस पार्टी में ब्यूरोक्रेसी ने सबसे अच्छा काम किया? बाबा जी के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी एकदम अपने मूड में है। अच्छा, हाँ भाई बताओ कहाँ क्या बुलडोजर चलाना है। सारे सूबेदार कैसे तलवार निकाल के खड़े हो गए हैं एकदम से कि भाई जाति कैसे पूछ ली। अब अगर नेता ये कहे कि अगर भारत की जनता चाहेगी तो हम 350 सीट पाएंगे, हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि मैं तो 400 पाऊंगा ही पाऊंगा, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो 10 साल बाद जो इस देश में जनरेशन होगी उसमें कम से कम 70% लोग पागल होंगे। कि आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर आप खुलकर बोलते हैं, इस्लाम पर, ईसाइयत पर आप बिल्कुल नहीं। जो कार का मैकेनिक है रहीम, उसने मुझसे कहा, वो कभी स्कूल नहीं गया, हमसे कहा भैया जीडीपी गिर रही है। राहुल गांधी के साथ अन्याय होता है क्या देश में? इस बार 99 सीट निकली, प्रीलिम्स इनका निकल गया है। अगर ये थोड़ी मेहनत करेंगे तो 29 में इनका इंटरव्यू निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, बस संभावना ये है। मैं तो कोई शराब की बुराई करता था, मेरा मन करता इसकी जान ले लूं। मैंने तो आईएएस के बारे में भी नहीं सोचा था, मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत है। तो गुड्डू भैया उसमें एक डायलॉग मारते हैं, कहते हैं शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है। तो वो सीन मेरे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू सर अवध ओझा का। जाने माने यूट्यूबर हैं, जाने माने एजुकेटर हैं, अगर मैं कहूं समाज सुधारक भी हैं तो भी गलत नहीं होगा। अक्सर कुरीतियों को दूर कैसे करना चाहिए, खुद में सुधार कैसे लाना चाहिए ये भी बताते हैं। आईएएस आईपीएस तैयार करते हैं, कोचिंग करते हैं, राजनीति पर बोलते हैं। क्या नहीं करते अवध ओझा सर। स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस सरकार में, किस पार्टी में ब्यूरोक्रेसी ने सबसे अच्छा काम किया है? ब्यूरोक्रेसी आमतौर पर अगर मैं देखूं तो बहन मायावती जी थी, हाँ। उनके समय ब्यूरोक्रेसी बहुत पंक्चुअल होके काम करती थी। डर के पंक्चुअल शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, डर तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहन जी जब थी सीएम तो ब्यूरोक्रेसी बहुत पंक्चुअल थी। मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे तो ब्यूरोक्रेसी बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन चीफ मिनिस्टर थे कि ठीक है भाई चलो आराम से, वो सबको लेके चलने वाले आदमी थे। मतलब उनको किसी समाजवादी उन्हें ना किसी पे प्रेशर डालना है, ना किसी को वार्निंग देना। अब बाबा जी के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी एकदम अपने मूड में है। अच्छा, हाँ भाई बताओ कहाँ क्या बुलडोजर चलाना है। तो डिपेंड करता है। और केंद्र में हायर लेवल पर, केंद्र में भी ब्यूरोक्रेसी चूंकि अब भाई स्टिल या तो गठबंधन सरकार होती है जिसकी गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, वहां शायद ब्यूरोक्रेसी ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल होती है। एक पार्टी की मजबूत सरकार, एक मजबूत नेता की, वहां शायद ब्यूरोक्रेसी थोड़ा दब के काम करती है। बिल्कुल सही है ना ये बात? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जब अधिकारी बहुत योग्य होते हैं तो फिर कभी कभी वो सरकार खुद से भी चलाते हैं। टीएन सेशन साहब से बड़ा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? मतलब एक ऐसा अधिकारी जिसने इलेक्शन कमीशन को लोगों को बताया कि भारत में भाई साहब एक इलेक्शन कमीशन होता है। ऐसे ऐसे अधिकारी हुए हैं, जैसे मुंबई के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, चीफ थे, बड़ा प्यारा नाम था उनका, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जब दाऊद की बिल्डिंगों को डिमोलिशन का ऑर्डर था, उन्होंने कहा साहब कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। तो कभी कभी अधिकारी इतने अच्छे होते हैं, इतने केपेबल होते हैं कि वो सरकार से कहते हैं कि आप हम बता रहे कैसे चलाना हो। तो वो लेकिन कैपेबिलिटी और टैलेंट पे डिपेंड करता है कि अधिकारी की। कई बार पॉलिसी पैरालिसिस भी होता है। यूपीए 2 में खूब आया था, सब डरते थे, अरे घोटाला हो रहा है कहीं हम भी ना फंस जाए। घोटाला तो खैर जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा, क्योंकि घोटाला एक सिस्टम है, कोई एक आदमी नहीं करता है। चपरासी तो बिल्कुल नहीं करता है। जैसा मैं जानता हूँ कि चेन होती है। जैसे कई बार अधिकारी बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं, कांस्टेबल बोलता है कि साहब इस चौकी का इतना पैसा देना पड़ता है। तो चेन है ना, वो तो एक चेन है। अगर टॉप पर बैठा हुआ आदमी सही है तो नीचे वालों को अपने आप सही होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। बाबू बेचारे बदनाम भी कई बार ज्यादा हो जाते हैं। सही बात नहीं है ये? कुछ ज्यादा मांग लेते हैं तो बदनाम ओझा सर, देश की हालत कैसी है? देश इस समय आपको सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? देश चुनौतियों से ज्यादा जूझ रहा है, दिशा की बात तो नहीं है। और चुनौती वो भी इसलिए
ऐसा नहीं हम झेलते हैं। मैंने फिर कहा, मेरे दिमाग जहन में दो कंट्रियां रहती हैं हमेशा जिनको मैं आइडियल मानता हूं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक जापान। 1853 में जापान गुलाम हुआ। इतनी जागरूक जनता जापान की, इतनी कि 1894 में वो कंट्री इकोनॉमिक पावर बन गया। 53 से 94 अवेयरनेस की वजह से, सोशल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा हाई थी। लेकिन वो सब भी इसी रास्ते से गुजरे। अगर हम चीन का इतिहास पढ़ें 1949 से लेकर आज तक का, कितनी उठापटक पैदा हुई। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ें, हमें इतिहास पढ़ाया भी इसीलिए आता कि देखो भैया, जब एक दौर से आप दूसरे दौर में एंटर करते हो, ओल्ड स्ट्रक्चर से जब हम न्यू स्ट्रक्चर में जो भी कंट्री एंटर की, उसे एक संक्रमण काल देखना ही पड़ा। हम आज उस संक्रमण काल से पर चाइना और भारत में तो फर्क है ना, वहां तो डिक्टेटरशिप है, वहां तो कुछ भी लागू करना बड़ा आसान होता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के रीजनल पार्टियां हैं, फिर 2 नेशनल पार्टियां हैं, मजबूरियां होती हैं। यहाँ आप थोप कर नहीं चल सकते ना, ये भी तो है। इसलिए तो हम डेमोक्रेटिकली बहुत मजबूत है। हम चाइना से बहुत मजबूत है, इसलिए बार बार कहा था ना, चाइना इज अ बबल, कि जिस दिन वहां दगा तो किसी को पता नहीं हो कितनी तेज ब्लास्ट करेगा। जब आप फोर्सफुली चेंज करते हो तो उसके ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और जो चीज नेचुरली डेवलप होती है, इंडियन डेमोक्रेसी नेचुरली डेवलप हो रही है, झटके खा रही है, गिर रही है, रो रही है। अब लोगों को लगता था कि भाई 24 का चुनाव आपसे अच्छा किसने देखा, लेकिन जनता ने अपनी भूमिका निभाई, सबको मैसेज दिया कि हम जो चाहेंगे वो होगा। क्या मैसेज था 24 के चुनाव का? कि जनता शासक है, ना तो प्रभु राम डिसाइड करेंगे, प्रभु राम भी डिसाइड नहीं करेंगे कि राजा कौन बनेगा। जनता, वी द पीपल ऑफ, जो प्रियम्बल में लिखा है वो जनता ही डिसाइड करेगी। कितना बैलेंस मतदान किया, जहां जिसको जीतना था जिताया, जहां उसको अपनी नाराजगी व्यक्त करनी थी वहां की। तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, जनता ऐसी भी नहीं है, समझदार बहुत है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं वो कुछ, मतलब संतुलन वापस ला दिया देश के लोकतंत्र में, ये कहना सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा नतीजा रहा, ये कह सकते हैं। अब आप पार्लियामेंट में देखो, सारे सूबेदार कैसे तलवार निकाल के खड़े हो गए हैं एकदम से कि भाई जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली इन्होंने, जाति कैसे पूछ ली। तो अब जब, और वैसे भी डेमोक्रेसी में विपक्ष का ताकतवर होना बहुत अच्छा होता है। तो अब सही है, एकदम संतुलित चीजें चल रही हैं। अब आप कह रहे हो वो जाति कैसे पूछ ली वाली बात, उसमें अब जाति गणना का आप मुद्दा उठाएंगे और उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे और अचानक 2023-24 में बनाएंगे। उससे पहले कांग्रेस ने कहां कहीं मुद्दा बनाया जातिगत का, जात पर ना पात पर उनका नारा था। तो ऐसे में बीजेपी वाले तो सवाल यही पूछते हैं ना कि भाई आपकी जाति का पता नहीं है, आप गणना की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल उठ सकता है, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूं, विपक्षी कहते हैं कोई ओबीसी नहीं हो, आप सीएम थे तब आपने अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाला था। मैं ये कह रहा हूं कि नेताओं की जाति भी बहस का मुद्दा तो बनी गई है ना। बिल्कुल बन गई। एक्चुअली हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, कंडीशनल डेमोक्रेसी है। हम जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी इलेक्शन आ गया तो फिर इलेक्शन आ जाएगा तो सरकार रिलैक्समेंट देना शुरू कर देगी। अभी चारों तरफ हरियाणा के बोर्ड लगे हुए हैं, हम हरियाणा वालों को 24 घंटे बिजली मिलती, इलेक्शन आ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, कंडीशनल मुद्दे उठते हैं, कंडीशनल, तात्कालिक फायदे को देखकर, लॉन्ग टर्म फायदे को देखकर। वो पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी भी है, क्योंकि हम तो एक बात जानते हैं, अमेरिका की जनता ने 1940 के आसपास अपनी सरकार से कहा कि हमें एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, आपको अगर ये 4 चीज चाहिए तो हम आपको दे रहे हैं। और 1991 तक वो सुपर पावर बन गए। तो इस देश की जनता को भी मंदिर, मस्जिद, बुरका से बाहर निकलकर इन सब चीजों की मांग करनी पड़ेगी। तो सरकार फिर फुलफिल करेगी, वो बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। कौन ले गया देश को ये मंदिर, मस्जिद, बुरका की तरफ? एक्चुअली ये पुराना है या 14 के बाद ही हुआ है? नहीं, पुराना है। 14 के बाद कहना तो नाइंसाफी है। जो है ये पुराना मुद्दा था, पर हर आदमी अपने ढंग से खेलता था। 14 के बाद एग्रेसिव हो गया मामला। मुद्दा पहले भी चलता था, लेकिन 14 के बाद जैसे होता ना कि चीजें खुलकर एकदम आ गई कि हाँ भाई, अब कैंसर के सेल्स बेकाबू हो गए, 4th स्टेज में आ गए। तो वो वाला दौर पर जैसे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा कांवड़ियों के रास्ते में। आपने सुना, आपको कैसा लगा ये? नहीं, दोनों पार्टियां कह रही थी भाई। पक्ष कह रहा था कि कांवड़िया बेचारे वो नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उन्हें हिंदू होटल पे ही खाना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि भाई नेम प्लेट लगाएंगे तो ये तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मन है कि ठीक है, आदमी की चॉइस है। बाहर जो लोग यात्रा पे जाते, जैसे हमारे माता पिता यात्रा पे गए, तीर्थ यात्रा पे, सत्तू बांध के ले गए,
हाँ। पहले लोग ऐसे ही तीर्थ यात्रा पे जाते थे। और फिर जहां तक कांवड़ियों का सवाल है, मैंने जो देखा है, हर रास्ते में खाने पीने की सबकी व्यवस्था है। लोग व्यवस्था कराते हैं। भाई आप करोल बाग से बाहर निकलो तो मेरे ख्याल से 5-5 किलोमीटर पे पंडाल लगे हुए हैं। खाने के पंडाल हैं, पानी के पंडाल हैं, रेस्ट करने के पंडाल हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए। और जातिगत गणना होनी चाहिए फिर, जिसकी विपक्ष मांग कर रहा है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर वो चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि जातिगत जो भी लोग अभी भी धारा में पिछड़े रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, तो सरकार का काम ही है विपक्ष की बात को सुनना और को तर्क संगत रूप से उसे इम्प्लीमेंट। पर इसमें दम लगता है आपको कि भाई हमें पता होना चाहिए हमारे देश में किस जाति की कितनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे फिर एक बार सामाजिक विखंडन का भी भय पैदा हो जाएगा। वो पैदा हो ही जाएगा। जैसे आजकल मैं देखता हूं कि लोगों को, आप एक बड़ी छोटी सी बात देखो, आप कोई ट्वीट इंडिया के खिलाफ करो। इंडिया मतलब हिंदुस्तान या गठबंधन? नहीं मैं देश की बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात। हाँ। आप इस देश के खिलाफ कोई ट्वीट करो, हाँ। शायद ही कोई आपको कुछ बोलेगा। हाँ। लेकिन आप ब्राह्मण के खिलाफ करो, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। आप क्षत्रिय के खिलाफ करो, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। आप हिंदू के खिलाफ करो, हिंदू। तो ये जो भावनाएं स्ट्रांग हो रही हैं, इसमें डर ये है कि कहीं देश ना खो जाए। क्योंकि जब सब पर्सनली स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुश्मन इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी ने भी तो यही किया, पीडीए बनाया पर चल गया चुनाव में, आप देख लीजिए 37 सीट ले गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए वो। पीडीए चलने से ज्यादा चला इन लोग की सरलता। जो काम, जैसे मैंने जहां तक सरकार पक्ष के लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा, तो मैंने देखा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। सब नहीं बोलना चाहिए था। आदमी को जितना वो बड़ा होता जाता है, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ, शायद आप भी सोचते होंगे, कि आदमी जितना बड़ा होना जाता है उतनी उसे सरलता की आशा की जाती है। अब अगर नेता ये कहे कि अगर भारत की जनता चाहेगी तो हम 350 सीट पाएंगे, हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि मैं तो 400 पाऊंगा ही पाऊंगा, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो ये जो दोनों लीडर थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी की परिचय। जैसे भी राहुल गांधी ने कहा नहीं कि भाई स्मृति ईरानी जी को कोई टारगेट ना करे, कितनी अच्छी बात कही। राजनीति और व्यक्तिगत जीवन दोनों अलग अलग बातें हैं। तो एक विपक्ष के लीडर का बाहर निकलकर ये कहना, ये दर्शाता है कि उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। यानी अहंकार लोगों को पसंद नहीं है। इस चुनाव का ये संदेश ये भी है। बिल्कुल। पर आप ये भी मानते हैं कि इस समय पक्ष और विपक्ष या फिर समाज में भी कमंडल और मंडल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई? लड़ाई पुरानी है पर नए अंदाज में एक बार फिर 2024 में भी वही लड़ाई चल रही है। उसकी वजह है कि जब डेमोक्रेसी है, जनता के अनुसार शासन करना है, और जनता बजट का मतलब जानती नहीं। बजट पे डिस्कशन चल रहा है। हाँ। आप बताओ, बाहर जाकर देखो कौन मेट्रो में डिस्कस कर रहा है। मेट्रो में डिस्कस या तो लोग आईपीएल पे कर रहे होंगे, हाँ। या क्रिकेट मैच पे कर रहे होंगे, या कि सोनाक्षी सिन्हा को इकबाल से शादी नहीं करना चाहिए। अरे भैया, वो लड़की है, पढ़ी लिखी, मैच्योर एक्ट्रेस है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी से करे। अगर इस देश की जनता को यह पता चल जाए कि भैया हमें अपने प्रतिनिधियों से पूछना है कि हमारा पैसा खर्चा कहाँ करते हो, तभी तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। भाई आपके घर में आपका नौकर है, आप उसको 10,000 रुपए दे के जाओ मार्केट सामान लेकर आओ, और वो लेकर आपने हिसाब नहीं मांगा, तो उसके बाद से वो घपला करेगा कि नहीं करेगा? फिर तो अपनी मनमर्जी करेगा। वही इस देश की जनता के साथ हो रहा है। पर हिंदू लव जिहाद पे कानून आ गया, बताइए, उम्र कैद तक बड़ी बड़ी सजाएं उसमें हो रही है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं लोग उसको उसमें मानते हैं ना, तभी तो इस तरह के कानून आते हैं, ये मुद्दे उठाए जाते हैं। मतलब एक तबका ऐसा है जो शायद जिसको ये सब पसंद है। पसंद की बात नहीं है, लव तक तो चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ। जहां पे कन्विंस किया जाए सामाजिक तौर पर, कोई भी करे। मैंने देखा है कि लव जिहाद का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है कि मैं उस बात पे बिलीव नहीं करता कि ऐसा कुछ होता होगा। हाँ। एक केस महाराष्ट्र में मैंने देखा, जहां मुझे पता चला कि साहब ये तो अगर इस जात की लड़की से शादी करता है लड़का तो उसको 10 लाख, अगर इस जात से 5 लाख, इस जात से 2 लाख। तो मुझे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो जहां ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई चीज हो रही, लव पे कौन प्रतिबंध लगाएगा? और मैं तो ये मानता हूं, होता है लव जिहाद, आपने देखा है? मैंने एग्जाम्पल देखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं इस मंच से कि जिसको भी लव करना है और शादी करनी है, हाँ। तो धर्म तो सारे सेम है। हाँ। अब हिंदू मुसलमान है, शादी कर रहे हैं, दोनों क्रिश्चियन हो जाए,
भाई त्याग कर दो दोनों लोग, प्यार तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपने अलग थ्योरी दे दी। अरे इससे अच्छी क्या बात है, पूरा लव जिहाद का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। भाई हिंदू मुस्लिम है, हाँ, शादी कर ली, हाँ, सिख हो गए, हाँ। अब कौन कहेगा लव जिहाद है? बोले भाई साहब हम तो अब सिखिज्म के रास्ते पे पहले एक धर्म पीछे पड़ता था, आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसमें दोनों के धर्म पीछे पड़ जाएंगे। कोई कुछ नहीं पड़ेगा, वो लव जिहाद से बच जाएंगे। वो तो साबित कर देंगे साहब अगर हमारा लव जिहाद होता तो हम इस लड़की को या लड़के को अपने धर्म में लेकर आते। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो साहब ईश्वर के रास्ते पे चलना है, इस रास्ते से चले। यंग जनरेशन वैसे ठीक डायरेक्शन में जा रही है या पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है और एकदम दिशाहीन हो रहा है? पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, और जो सबसे ज्यादा उनको नुकसान करेगा, कुछ चीजें जितनी ज्यादा फायदा करती है उतना नुकसान भी करती है। मोबाइल मेरे ख्याल से और एआई को अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो 10 साल बाद जो इस देश में जनरेशन होगी उसमें कम से कम 70% लोग पागल होंगे। आप एक बात देखो कि मोबाइल लेकर आप हर जगह जा रहे हो, सोते हुए लोग, मतलब जब तक लोगों को नींद नहीं आती तब तक स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ। कम से कम जब मोबाइल आया तो हम सिर्फ, अच्छा ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, हम इससे खाना मंगाते हैं, हम इससे टिकट बुक करते हैं, आपके वीडियो भी तो देखते हैं। हाँ वीडियो देखते हैं। अब ये जिंदगी, अब इसको अलग कर पाना हाँ। लोगों के लिए बहुत चुनौती बन गया है। आप भी पूरा दिन यूज करते हैं? काफी है यूज आपका मोबाइल का? मैं तो ज्यादा, मेरा तो फोन नंबर शायद ही किसी का लगता हो। मेरे पास लोगों की यही शिकायत है कि साहब आपका फोन मिला रहे थे, लग नहीं रहा था। लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ, मैंने एक नियम बना रखा है कि जब भी मैं इसमें कुछ देखूंगा मैं खड़े होकर देखूंगा। ओके। मतलब मैं बैठ के कभी बैठ के इसको अच्छा। होने के बाद खड़े होकर देखूंगा। तो एक समय के बाद जब ये पैर दर्द करते हैं तो मुझे लगता है कि बस यार अब हो ज्यादा गया। देख लिया, अब नहीं देखना चाहिए। क्या ये जो कुरीतियां हैं ये हिंदू धर्म में ज्यादा है क्या, या फिर सिर्फ चर्चा हिंदू धर्म की ज्यादा होती है, बाकी धर्मों की कुरीतियों की बात करने में थोड़ा सा वो संवेदनशील मुद्दा है इसलिए लोग कम करते हैं? जितने धर्म के लोग परेशान हैं और ज्यादा परेशान हैं वो सब कुरीतियों के शिकार हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। जिस धर्म, यहूदी क्यों नहीं शिकार है इतना ज्यादा, ज्यूज। अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज दिए गए तो 95 तो उन्हीं के पास गए ना। तो उन्होंने अपने आप को संभाला, धर्म से भी जोड़ के रखा और अपने आप को इम्प्रूव किया। उन्होंने फाइंड आउट किया कि यार ये चीज ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी संत को सुन रहा था तो उन्होंने, संत ने कहा कि जब भी बिल्ली रास्ता काटती थी तो अगल बगल बिल्ली अक्सर सांप के भय से भागती है। अब गांव वगैरह में सांप वगैरह तो ज्यादा होने के चांस होते हैं, तो जब भी बिल्ली रास्ता काटती थी, रास्ते के सामने से गुजरती थी, तो ये होता था कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोई अगल बगल कोई खतरनाक जीव जंतु बैठा हुआ, इसलिए लोग रुकते थे। उसके पीछे एक विज्ञान था, जैसे कि बिल्ली मारोगे तो सामने की बिल्ली बना के देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में अगर सारी बिल्लियां मर गई तो चूहे तो सारी फसल खा जाएंगे। किसी बात को ना जानना नुकसान पहुंचाता है। अगर हम किसी बात को समझते हैं, अब बिल्लियों के साथ एक दिक्कत है, ये नवजात बच्चों को खा जाती है, इसलिए माएँ गांव में वगैरह में अपने बच्चों को बहुत बचाती हैं। अब किसी का बच्चा अगर कोई बिल्ली खा जाएगी तो वो तो बिल्ली को मार डालेगा, और फिर वो अगर ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो गांव की सारी बिल्ली को मार डालेगा, फिर वहां चूहे बढ़ जाएंगे। तो कुरीति जहां जहां जिस धर्म के लोग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर आप खुलकर बोलते हैं, इस्लाम पर, ईसाइयत पर आप बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार जी के डायलॉग से बहुत प्रभावित हूँ कि वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अपने घर की बात की। जो मुसलमान विद्वान है वो देखे ना अपना घर, और अगर मैं यही करता, मेरा गीता का शो चलता है 4th लॉ के नाम से, 35वें एपिसोड पे हूं मैं। अमेरिका का एक डेलीगेशन आया हुआ है, वो मुझसे कह रहा है कि साहब यही चीज आप चल के हमारे यहाँ पढ़ाओ बच्चों को। मतलब इतना दूसरे अध्याय पर हूं मैं। अगर मुझे उस धर्म से इतनी परेशानी होती, मैं तो इनसे कह रहा हूं कि धर्म को जो आदमी, धर्म एक विज्ञान है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध के रूप में भगवान बना दिया, जिसने नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में भगवान बना दिया। तो जब इतना अच्छा विज्ञान है तो हम उस विज्ञान को क्यों नहीं समझे? पर पिछड़ों के साथ तो अन्याय होता है ना हिंदू धर्म में, आज भी होता है या पहले से कम हुआ है, आपको क्या लगता है? गरीबों के साथ अन्याय होता है, अन्याय हमेशा कमजोर के साथ होता है। तो जाति के आधार पर अन्याय नहीं हो रहा है? अगर अन्याय होता तो डॉक्टर अंबेडकर की जो उपाधि है वो उनके एक ब्राह्मण शिक्षक से आई है। रामानंद संत हुए मध्यकाल के, कितने प्रसिद्ध संत हैं वो, उनके ज्यादातर जो अनुयायी हैं वो
शेड्यूल कास्ट की जाति से हैं। रामानंद के शिष्य हैं संत रविदास। संत रविदास जी की शिष्या कौन है? मीराबाई। मीराबाई छत्री समाज से। पर आप विवादित बयान दे रहे हैं, आपको पता है इस पर बवाल हो सकता है। नहीं नहीं, कैसे? मैं आप बता कह रहे हैं कि देश में जाति के नाम पर अन्याय नहीं होता लोगों के साथ। मैं कह रहा हूं ना, कमजोरों के साथ। अब जो जाति कमजोर है, हाँ। अगर कोई जाति कमजोर है तो फिर उसके साथ होगा। ओके, मेरा कहना ये है। ओके, जो भी कमजोर है उसके साथ अन्याय हो, यही चाहे वो तो- जाति से कमजोर हो, पैसे से कमजोर है, कैसे भी हो। बिल्कुल, यही तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति तुम्हारे शोषण का कारण नहीं है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी शोषण का कारण है। ओके। और फिर उन्होंने शिक्षा के द्वारा खुद को साबित किया, स्टेटमेंट दिया, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब आरक्षण आप सही मानते हैं फिर तो? अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलना चाहिए, जब बढ़ना चाहिए। लोग तो बढ़ा रहे हैं आजकल उसको, 65%, 70% तक ले जा रहे हैं सब लोग। और जो ये जातिगत गणना की मांग हो रही है, ये भी इसीलिए हो रही है कि इसको 70-80% ले जाओ भाई, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी इनकी संख्या मिलाकर 70-80% होती है। जब तक इस देश में एक भी समुदाय मुख्य धारा में नहीं है, तब तक इस देश में आरक्षण रहना चाहिए। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो बाहर बोलने से डरते थे, बोलने से। ऐसी जातियां थी जिनके बच्चे, जिनके घर के लोग बोलने से डरते थे। भाई उसी शेड्यूल कास्ट समाज से 50 साल पहले कोई खड़ा नहीं हो पाता था बड़ी जातियों के सामने, और आज चंद्रशेखर रावण हाँ, संसद में पहुंचा, हाँ। अपने बल पे पहुंचा, अकेले। कितनी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है कि नहीं? किसी से हम क्यों? और ऐसे जब होने लगेगा, जब सारे समुदाय को लगा कि नहीं भैया हमको हमारा हिस्सा मिल गया है, तभी जाकर वो सोशल जस्टिफिकेशन इस देश में होगा। तो जब तक सोशल जस्टिफिकेशन के स्तर पे हम नहीं पहुंच जाते, और मैं तो आरक्षण खत्म करने का एक प्यारा तरीका लोगों को बताता हूँ। हाँ। मैं तो सवर्णों से कहता हूँ कि तुम यार जाति विरोधी आंदोलन शुरू कर दो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ओझा सर, कोई नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूँ, बवाल होगा इस पर। इकोनॉमिक आधार पे लोग कहते हैं कि होना चाहिए आरक्षण। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, आप शेड्यूल कास्ट कुल में पैदा हुए, ठीक। अब मुझे ब्राह्मण होने के नाते सम्मान थोड़ा सा समाज में तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको तो सम्मान नहीं मिल रहा है ना शेड्यूल कास्ट होने के नाते। तो अगर मैं कहूं कि यार जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो मैं आपके सम्मान के लिए लड़ रहा हूं कि नहीं? तो जब मैं आपके सम्मान के लिए लड़ूंगा, तो आप मेरे हक के लिए हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बड़ी आदर्श स्थिति बता रहे हैं आप, ऐसा होता नहीं। अगर लोग चाहें, कहीं से तो कोई बात उठती है। 1924 में जब वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट था रहमत अली, और उसने पाकिस्तान टर्म कॉइन किया, तो लोगों ने मजाक में उड़ा दिया, कहा अरे पागल है, नया नया लड़का है, ड्रीम देख रहा है। 1947 में वो घटना घट गई, पाकिस्तान बन गया। क्या मुसलमानों के साथ देश में अन्याय हुआ है क्या? 10 साल में बढ़ा है क्या? अरे नहीं, कहां सबसे, अरे मुसलमानों के अंदर जागरूकता बढ़ी, जीडीपी बोल रहे हैं वो जीडीपी की बात कर रहे हैं कि भाई साहब जीडीपी। मेरा जो कार का मैकेनिक है रहीम, उसने मुझसे कहा, वो कभी स्कूल नहीं गया, हमसे कहा भैया जीडीपी गिर रही है। मैंने कहा जीडीपी तुझको कैसे पता? हाँ नहीं भैया, पढ़ रहे थे, न्यूज पढ़ रहे थे, तो डिस्कस हो रहा था, तो देश की जीडीपी गिर रही है। मैंने कहा ये है मोदी गवर्नमेंट का फायदा कि जिसको पता नहीं था अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो जीडीपी पे चर्चा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई एक ऐसा कदम सरकार का अगर होता जो सरकार मुस्लिम विरोधी दिखाई पड़ती। हाँ। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे राम मोहन रॉय ने जब विलियम बेंटिक से कहा कि साहब सती प्रथा खत्म कर दो, तो जो उस वक्त के हिंदू कट्टरपंथी थे, उनको लगा कि बेंटिक को नहीं करना चाहिए था। हाँ। क्योंकि क्रिश्चियन रूलर है ना। अगर वहीं पे हिंदू रूलर ये किया होता तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि वो ईसाई शासक थे, तो इस देश के लोगों को लगा कि ये ईसाई जो है समाज सुधार के नाम पे हमारे धर्म पर हमला कर रहा है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर किसी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम नेता के नेतृत्व में उसे आगे बढ़ाया जाए, तो शायद मुस्लिम समाज उसे स्वीकार कर ले, बिल्कुल बेहतर स्वीकार करेगा। बिल्कुल, उसका फायदा है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, आज नहीं तो कल, आप मुस्लिम विद्वानों से इस मुद्दे पे बात करिएगा, जब तक मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, तब तक मुसलमान समुदाय मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। राहुल गांधी के साथ अन्याय होता है क्या देश में? कांग्रेस कहती है इनकी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बीजेपी खर्च करती है, पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, बहुत अन्याय होता है, पूरा दिन गाली खाते हैं, इतनी ट्रोलिंग होती है उनकी। तभी तो नाम हुआ, अब की बार तो प्री निकल गया उनका।
हमारे यहाँ आईएएस की परीक्षा में 90+ पे प्री निकलता है। 20 साल उस आदमी ने गाली सुना, उपेक्षाएं सुनी, हार देखा। लेकिन मैं अब सोचता हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि मैंने भी कई बार ट्रोल किया, मैंने भी कई बार मतलब उठाया मुद्दे को कि यार इस तरह से इस आदमी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यात्रा की, लोगों से मिले, बातचीत की, जनता से जोड़ने की कोशिश की, तो उन सारी चीजों ने इनको निखारा कि नहीं निखारा। इस बार 99 सीट निकली, प्रीलिम्स इनका निकल गया है। अगर ये थोड़ी मेहनत करेंगे तो 29 में इनका इंटरव्यू निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और संभावना ये है। और बीजेपी वाले कहते हैं सबसे ज्यादा गाली तो मोदी जी खाते हैं। मोदी जी ने कहा 2.5 किलो गाली खाता हूं मैं। हाँ, तो राजा को तो खाना ही पड़ा है ना। जब आप राज सिंहासन पे बैठे हैं और प्रजा एक ऐसी चीज है जिसको भगवान नहीं खुश कर सकता, तो राजा तो उसका तो हक बनता है। अच्छा, राहुल गांधी की जाति और उनका धर्म हमेशा चर्चा में रहता है। इस पर आपकी कोई राय, आपका कोई विश्लेषण है क्या? क्योंकि फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर एक सोनिया गांधी जो विदेशी महिला है उनसे उनका शादी करना, उसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी का पैदा होना, फिर वो कहते हैं कि कौल ब्राह्मण नेहरू जी होते थे। तो ये कैसे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जाति और धर्म, इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? मैं तो कहूंगा वो कबीरदास जी का बड़ा प्यारा दोहा है कि जाति न पूछो साधु की। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों की जाति से ज्यादा अगर ये एक अच्छे राजनीतिक बनकर देश में उभरे तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। जाति टीचर की, शिक्षक की, राजा की, एडमिनिस्ट्रेटर की, डॉक्टर की, आप बताओ, आप जब किसी डॉक्टर को ढूंढते हो तो क्या देखते हो आप कि डॉक्टर अच्छा है कि नहीं? आप कभी ये पता करते हो कि डॉक्टर की जाति क्या है? नहीं। ये सब देश के उच्चतम पदों पे आसीन है, देश के भविष्य बन सकते हैं कल ये। तो अगर इस देश की जनता इनके अंदर एक अच्छा राजनेता देखे, अगर वो दिखाई पड़े तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जाति और धर्म से क्या? नहीं, वो तो जब ओबीसी कहेंगे, ओबीसी एससी एसटी बताइए अफसर कितने हैं और जाति गणना होनी चाहिए, तो निशाने पर तो आएंगे ही। हाँ, तो बजट पे चर्चा करेंगे तो जनता मजा नहीं ले पाएगी। जनता को तो उसको मसाला चाहिए। अब अगर वो बजट पे जनता रेवेन्यू डेफिसिट, जनता तो सो जाएगी यार रेवेन्यू डेफिसिट क्या बता रहा है यार। बजट भी, चर्चा भी तो ऐसे मुद्दे पे होने चाहिए कि जनता को मसाला मिले। बाबुओं को राजनीति में आना चाहिए, अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे आते भी हैं। बाबुओं की वजह से देश का आज स्वतंत्रता संघर्ष अच्छा चला। भाई सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब आईएएस ऑफिसर ही थे। इन लोगों ने रिजाइन किया, इनको बात समझ में आती थी, ये मुख्य धारा में आए। अभी हमारे पास तमिलनाडु में एक बड़ा अच्छा लीडर है, अन्नामलाई। हाँ, वो खुद पुलिस में थे। हाँ, फॉर्मर आईपीएस कर्नाटक कैडर। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इनकी भूमिका बढ़ेगी ज्यादा तो देश को फायदा तो आना चाहिए। जजों को आना चाहिए। वैसे मैं किसी को व्यक्तिगत तो मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनकी मंशा है तो आना चाहिए। वरना वैसे भी जजों को इस देश में भगवान जैसा सम्मान मिलता है। हाँ। तो जिसको इतना बड़ा सम्मान मिल जाए, तो अगर आए हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, हाल के दिनों में आए हैं कई, राज्यसभा चले गए, चुनाव लड़ गए। एक्चुअली क्या होता है कि सत्ता में जाने के बाद जो उसकी स्वाद है सत्ता का, उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग सोचते हैं, और राजनीति में क्या है कि वो स्वाद हमेशा तब तक आप जीवित हैं तब तक बना रहेगा, तो वो शायद उस आशा में लोग चले जाते हैं। या कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मेरे पास जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है, सेवा का बहुत अच्छा अनुभव है, मैं आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ शायद अच्छा कर सकूं इस देश का। ओके, अगर बाबू मीडिया में, उसमें बाबू राजनीति में आ सकते हैं, तो मीडिया वाले क्यों राजनीति में नहीं आ सकते? अरे मीडिया वालों को तो बिल्कुल आना चाहिए। मीडिया वालों को किसने रोका है? लेकिन मीडिया वाले जो है वो इस देश के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया को मेरा मानना है कि बहुत पढ़ा लिखा और बेबाक होना चाहिए। मीडिया का जो काम है वो वाकई में इतना प्यारा काम है, रिस्की काम है। मीडिया के साथ रिस्क फैक्टर भी उतना ज्यादा है और उनके काम में खतरा ज्यादा है। किसी से कोई भी सवाल पूछना है, कोई बाहुबली है, कोई उद्योगपति है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन अगर बाबू आ सकते हैं, जज आ सकते हैं, शिक्षक आ सकते हैं, तो मीडिया वाले को तो आना है। गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन आजकल तो आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। नहीं, गोदी मीडिया ठीक है। हर समाज में भाई ऐसा तो है नहीं कि आप, हमारा जो आज का समाज है वो दुश्मन के भाव से चीजों को देखता है। मतलब जैसे अगर मैं मोदी जी की तारीफ कर दूं तो मैं संघी हो गया, मैं अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दूं तो मैं कांग्रेसी हो गया। इस तरह से ऐसे नहीं देखा जाता चीजों को। भाई मीडिया अगर कोई सरकार काम अच्छा कर रही तो उसका तारीफ नहीं करेगी। मीडिया दुश्मनी निभाने के लिए आई है। तो हाँ, कभी कभी जब ज्यादा कर देती है तो थोड़ा सा लोग आवाज उठाते हैं। कांग्रेस बॉयकॉट कर देती है फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सोशल मीडिया का उभार और एकदम अनियंत्रित सोशल मीडिया जो आया है उभर के 5-7-10 साल में,
आप उसका समर्थन करते हैं या आपको लगता है कोई लगाम थोड़ी सी लगनी चाहिए, कोई किसी को कुछ भी कह के निकल जाता है, तमाम गालियां होती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होते हैं, तरह तरह के गालियों वाले ट्रेंड चलाए जाते हैं? नहीं, उस पर थोड़ी सी लगाम तो होनी ही चाहिए। मैं तो खैर मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ, मेरे साथ कई सारे मेरे कोलीग हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालने की कोशिश की। जैसे मेरे कोलीग हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के डाली हिस्ट्री में, तो किसी ने नीचे कमेंट में लिख दिया कि ये पहले बरेली में पॉकेट मार था। उन्होंने उसी वक्त उस वीडियो को डिलीट कर दिया और फोन किया हमको कि अवध यार देख रहे हो, हमने क्या हुआ, तो स्क्रीनशॉट लिया था उन्होंने, तो कहा ये देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा बरेली में पॉकेट मार था। अरे तो मैंने कहा तुमको नीचे लिखना चाहिए था कि ओझा जी भी हमारे साथ थे, हम साथ में गैंग चलाते थे। इतना क्या डरना आपको भाई, ऐसा थोड़ी कि हर आदमी आपसे नाराज है। पर ये क्रोध ज्यादा आ गया है क्या आजकल समाज में, लोगों में, आम जीवन में? डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक्चुअली हुआ क्या, बाजार में उत्पाद बढ़ गए, ये नए नए तरह के मोबाइल, फोटो खींचो जानवर की तरह दिखाई पड़े, भगवान की तरह दिखाई पड़े, नई नई कारें, पूरा मार्केट उत्पादों से भर चुका है और हर आदमी की उतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने इच्छा के हिसाब से चीजों को उपभोग कर सके। उससे क्या हुआ है कि लोगों में एक डिप्रेशन पैदा हुआ है। तो क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? आप तो लाइफ कोच भी हैं, आप अच्छी खासी एक पूरी लिस्ट बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करें फिर इससे? अगर आप जरूरतों पे जिएंगे, जरूरतों पे, तब आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सुबह आ रहा था तो हमसे एक साहब ने, मेरी वाइफ ने कहा कि यार शूज पहन लो यार। हाँ। तो मैंने कहा स्वयंवर में थोड़ी जा रहे हैं। हाँ। भाई मीडिया हाउस में जा रहे हैं, वो लोग हमारा इंटरव्यू लेंगे, बातचीत होगी, बस बात खत्म। हाँ। जैसे आप लोग तो खैर व्यवसायिक तौर पर बैठते हैं, हाँ। तो आपका सजना जरूरी है, अच्छा है। हाँ। अब जो लड़का तैयारी कर रहा है, एक बार एक लड़का मुझे एक सैलून में मिल गया, वो 2800 रुपए का एलमंड पेस्ट लगवाया हुआ था और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जैसे ही मैं सैलून में घुसा, उसने कहा गुड इवनिंग सर। मैंने कहा तैयारी करते हो? कहा हाँ। मैंने कहा ये क्या लगाए हो? कहा सर ये एलमंड पेस्ट है सर। मैंने कहा इससे क्या होता है? कहा सर इससे चेहरे पे चमक आती है। तो मैंने उसका हाथ लिया, मैंने कहा तुम्हारा कभी नहीं होगा। अरे कहा सर ऐसे मत कहो, अब ये चीजें चमक रही हैं, ये शक्ति की वजह से, पावर की वजह से तो चमक रही हैं। अगर पेस्ट लगाने से चमक आए तो हम वो एलिमेंट पेस्ट यहाँ ना लगा दें। क्या महाभारत रामायण पढ़कर लोगों को सीखना चाहिए क्या आज की जिंदगी में, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए? आजकल राजनीति में बड़ी चर्चा होती है महाभारत रामायण की, शायद समाज में भी जरूरत आ गई है। हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति को अब धर्म की तरफ आना चाहिए। धर्म ही एक रास्ता है जो माया से इनको बचा सकता है। मैंने कहा कि जो आदमी शांत है, अब सदगुरु जी हैं कि उनके पास भी पैसे की कमी थोड़ी है, पर कितना सिंपल रहते हैं, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, सिंपलिसिटी है। तो ठीक है, जैसे आपको फोन की जरूरत है, आप एक फोन रख लो, नहीं है 4 फोन रखने की क्या जरूरत है? अब हमारे एक भाई है, कहते हैं मर्सिडीज खरीद लो। हमने कहा मेंटेनेंस कौन देगा? मर्सिडीज मेरा ही तो खून पिएगी। अब जो आदमी 2000 करोड़ का व्यवसायी है और उसके पास 10 करोड़ रुपए पर महीने आ रहा है, उसके लिए है मर्सिडीज, अच्छी बात है, वो चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन सी गाड़ी में चलते हैं? मैं तो फिलहाल फॉर्च्यूनर पे चल रहा हूँ। यूपी जाना होता है तो वहाँ की ब्रांडेड गाड़ी है, नेता वेता चलाते हैं, ब्रांडेड गाड़ी है वहाँ की। नहीं तो कहेंगे अरे पैसा ही नहीं है इसके पास। कितना कमा लेते हैं ओझा सर, अगर पूछूं तो? क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह जीते हैं, और यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? सोशल मीडिया से मेरी कोई कमाई नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया ऑफिशियली मैं नहीं चलाता। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मेरा अपना कोई चैनल नहीं, मेरी कंपनी का चैनल है। अच्छा। और बाकी जितने भी चैनल हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो सब अपना कमाते हैं। उसमें से 2-4 लड़के हैं, ये बात मैं यहाँ पे कहूंगा, उसमें 2-4 लड़के हैं जो मुझे पैसा भिजवा देते हैं। अच्छा। भिजवाते हैं। ओके। एक पार्थ लड़का बिहार का है, वो मुझे पैसा भिजवाता है। हम आपके नाम से कमा रहे हैं तो ये? हाँ, आप ये, और उसने खुद से भेजा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैंने उससे कहा है। ऐसे एक मनीष सिंह लड़का है राजस्थान का, वो पैसा भेजता है। तो 2-4 लड़के हैं जो। तो आपकी जो कंपनी आपका चैनल चलाती है? हाँ, जो तो आप जो वीडियो बनाते हैं वो अपलोड करती है रे अवध ओझा पे। ओके, रे अवध ओझा। ऑलराइट। आपने बताया नहीं कितना कमा लेते हैं ओझा सर? बस दाल रोटी चल रही, इतना ही कमा लेता हूँ, दाल रोटी वाला हिसाब किताब। शराब सिगरेट पीते हैं? पीते थे बहुत ज्यादा, मतलब शराब से, मैं तो कोई शराब की बुराई करता था, मेरा मन करता इसकी जान ले लूं।
उसकी वजह ये थी कि मुझे किसी चीज की बुराई को सिद्ध करो कि ये बुरा क्यों है इस संघर्ष भरे जीवन में। और मैं एक सामान्य परिवार से आता था, मुझे कुछ ज्यादा ही देखना पड़ा। तो शराब ही थी जो रात में जिसकी वजह से नींद आती थी, अब ध्यान की वजह से आती है। ओके। अब ध्यान की वजह से आती है। उस नशे की दुनिया से जब हम गुजरे, ऐसा नहीं कि हम नहीं गुजरे। अच्छा, सिगरेट पीना शौक से, मतलब एक कंपल्सन से ज्यादा शौक माना जाता है, क्योंकि हमारे टाइम में जो मूवीज बनती थी उसमें जो डॉन वॉन होते थे वो सिगरेट पीते थे, तो हमें लगता था डॉन टाइप का आदमी होता है और सिगरेट पीता है। हाँ। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने एक, कहते हैं ना, रंगबाजी से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ। उसमें सिगरेट एक चीज है जो रंगबाजी से जुड़ी है। तो एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहीं देख लिया सिगरेट पीते हुए, तो आए घर पे, उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि यार सबसे अच्छी सिगरेट कौन सी होती है? मैंने कहा विल्स होती है। तो विल्स का पूरा गत्ता और ग्रीन कलर की एस्ट्रो और लाइटर। बोले यार घर में पिया करो। क्या बात। उस दिन बड़ी जलालत महसूस हुई कि यार ये तो, यार पिताजी ऐसा कह रहे हैं। क्या यार देखो तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम है। मैंने कहा कैसे? कहा कुछ खाते हो तो पीछे कंटेंट लिखा होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हाँ। इसमें भी लिखा हुआ है मौत। अब अगर साइंटिस्ट हो तो पियो, कि खोज कर रहे हो कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता है, मुझे हो रहा है। तो मैंने कहा भैया मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो क्या हाँ, तो नहीं हो तो फिर विचार कर लेना उस बात पे। राजनीति में कब जाएंगे या नहीं जाएंगे ओझा सर? नहीं, राजनीति तो कहते हैं ना लोगों के शरीर में पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, ऐसे मेरे शरीर में राजनीति पॉजिटिव का ब्लड बहता है। शौक है मेरा, मतलब जो मेरे दिल में बात धड़कती है कि पॉलिटिक्स करनी है। 24 में मैं टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज से। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। उन्हें कुछ नेताओं ने मुझसे कहा कि आप कैसरगंज से लड़ जाओ, पर कैसरगंज से मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना प्रयागराज से था। फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे दो। अच्छा। जब वहां से लगा कि नहीं होगा तो मैंने कहा मुझे अमेठी से टिकट दे दो। तो शुरुआत में तो लोग तैयार थे, फिर 2 दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ। लेकिन किशोरीलाल शर्मा को दिया ना वहां से, तो किशोरीलाल शर्मा जीते भी वो। हाँ। अच्छा, मतलब बीजेपी कांग्रेस आप कहीं से भी तैयार लड़ने को? हाँ, मेरे सीट्स कंफर्म, मतलब मुझे कुछ सीटों से लड़ना था। पार्टियों से कोई प्रेम नहीं? पार्टियों से कोई, सीटें थी, जैसे अमेठी एक सीट थी, प्रयागराज सीट थी। फिर बहन जी मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ। कहाँ से? ये मैं उनको थैंक यू बोलूंगा इस बात के लिए। विश्वनाथ पाल जी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन जी चाहती हैं अगर आप चाहें तो आप हमारी टिकट से फूलपुर से चुनाव लड़ देंगे। और ये उनका खुला ऑफर था, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ना मांगा, ना कोई बात की। जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो पैसा मांगती, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैन पावर, मनी पावर जो भी होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप फूलपुर से लड़ सकते हैं। तो इस मंच से मैं उनको अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर सहृदय से धन्यवाद देना। बीएसपी से लड़ते हार जाते, एक भी सीट नहीं आई, अच्छा ही किया। लड़ाई में हार जीत नहीं माने रखती, यही तो जीवन का सबसे बड़ा। चुनाव आदमी लड़ता किस लिए है? लोकसभा जाने के लिए तो लड़ता है। मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो सुधार। तो आप अनुभव के लिए लड़ना चाह रहे थे? अनुभव नहीं, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। लड़ाई होनी चाहिए। हाँ, मेरे लिए ये माने ना, अरे कोई गारंटी है कि मैं 29 में लड़ूंगा तो जीत ही जाऊंगा। बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, 4-4, 5-5 चुनाव हार गए, लड़ते रहे। चुनाव में ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन होता ना कि कम से कम आप लड़े तो कहीं से, आप आगे आए। कैसरगंज लड़ लिए होते तो लोकसभा चले जाते, जीत गए ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे वहां से। कैसरगंज से मुझे लड़ना नहीं था। मेरी माता जी, अगर मैं वहां से लड़ जाता तो मुझे अपने पेरेंट्स में से किसी को खोना पड़ जाता, क्योंकि मेरी माता जी ने मुझसे कहा भैया हम हाथ जोड़े, भैया भैया वहां मत जाना, भैया बाकी चाहे जो कर, अब जो भी उसके पीछे वजह हो। लेकिन अरे मैंने उनसे कहा आप चिंता ना करें, मैं नहीं लड़ूंगा। और प्रयागराज से लड़े होते तो वो फाइट देते, अच्छी फाइट देते, ऐसा नहीं। हम भी खेलते अपना, हम भी लगाते। वो भी रेवती रमन सिंह के बेटे जो हैं वो भी पुराने नेता हैं, अच्छे नेता हैं, जीत के भी आए। तो दम तो उनके पास भी है। तो मैं उनको ऐसा नहीं है कि ओपन फील्ड देता, तो मैं टक्कर जरूर देता उनको। इस बार सीटें कम बीजेपी की क्यों हो गई? सिर्फ अहंकार वाला आपको लगता है या फिर कुछ और भी वजह है? कोरोना का जो वैक्सीन वाला मुद्दा उठा उससे लोग बहुत दुखी हुए। कई सारे फैक्टर थे, कोई एक फैक्टर, अहंकार तो एक फैक्टर है ही। संविधान वाला फैक्टर था, संविधान वाला फैक्टर था। प्लस जब वो कोरोना कोवैक्सीन वाली बात उठी, कोविशील्ड, कि भैया कोविशील्ड से लोग मर रहे हैं, उससे मैंने लोगों में बड़ा गुस्सा देखा, भय देखा। लोग डर गए तुरंत कि अरे सरकार ने तो कहा कि हम लगाओ। अच्छा, कोविशील्ड चूंकि फ्री में थी तो बहुत लोगों ने लगवाई। उस चुनाव के दौरान जो लोगों में डिप्रेशन पैदा हुआ कोविशील्ड की वजह से, तो लोग थोड़ा सा दुखी तो थे ही। अब जैसे मुझे पता है ये ग्लास आपका है, और मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया से
कि अरे ये ग्लास तो मैं ले ही लूंगा, तो आपके मन में एक बात आएगी, ना दे बेटा तो वोट हमारा। हाँ, मतलब हमें तो कहना है ना हाँ, कि अरे भाई साहब चाहेंगे तो मैं गिलास ले ही लूंगा, तो आपके मन में बात आएगी अच्छा ठीक है, दे दे यार। दे दे। हाँ। जनता से ऐठनबाजी नहीं, इस जनता से जिसने भी ऐठनबाजी दिखाई तो इंदिरा गांधी को भी पटका जनता ने। इस जनता ने ये भारत की जनता की एक अदा तो मुझे बहुत पसंद है कि जिसने भी ऐठनबाजी दिखाई, वो कोई भी हो। अखिलेश जी गए कुंडा में, बोले कुंडा में कुंडी लगा देंगे, जबान राजा की नहीं थी। इन्होंने भी तो कहा आप राजा हैं, सीएम रहे हैं, तो आपके शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। जनता ने इनको भी दिखाया। तो जो इस देश की जनता की एक बहुत गंदी, वो बाकी कुछ समझे ना समझे, हाँ। उसको अगर ऐठन दिखाई पड़ा तो चाहे भगवान का हो, उसे बर्दाश्त नहीं करती है। आप कहाँ से आईएएस आईपीएस की कोचिंग में आ गए? आपने जब पढ़ाई कर रहे थे सोचा था कि ये सब करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और गुरु बनेंगे इस तरह? अरे हमने तो आईएएस के बारे में भी नहीं सोचा था। मुझे पढ़ाई से बहुत नफरत है। मैं कभी ऐसा थोड़ी था कि मैं बहुत पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे पढ़ने से बड़ा लगाव रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। स्कूलिंग तो गोंडा में हुई? स्कूलिंग गोंडा में हुई। हाँ। और बस पास हो गए किसी तरह से। और पिताजी मेरे कहते थे कि भैया देखो पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है। क्या करते थे पिताजी आपके? पोस्ट मास्टर थे। हाँ। तुमसे कहते थे देखो भैया पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ। हाँ। तो कभी कभी हमें लगता था कि यार, क्योंकि सारे जो बच्चे होते थे, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी की कर रहा है, और हाँ। सबके माँ बाप एकदम स्ट्रिक्ट होते थे। मेरे पिताजी कहते थे देखो ये तुम्हारी क्लास में 52 लड़के हैं, इसमें आधा इंजीनियर आधा डॉक्टर हो जाएगा। हाँ। हमने कहा हाँ। बोले एमपी कौन बनेगा? हमने कहा यार एमपी वाली तो आप चाहते थे आप राजनीति में जाएं? हाँ, वो शुरू से उनका ये मनसा था। तो मेरा जब अंतिम अटेम्प्ट का मेंस का रिजल्ट आया, मतलब अंतिम अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, तो उनका फोन आया, तुमसे कहे देखो हम तुमसे कहते हैं ना तुम राजनीति करने के लिए पैदा हो, देश की बागडोर संभालो, कहाँ तुम जा रहे? मैंने कहा फालतू वाली बात मत करी, आपके इसी चक्कर में बर्बाद हुआ। लेकिन जो भी हो। तो 12वीं तक आपने, 10th के बाद आपने क्या पढ़ाई किया? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके। और उसके बाद? उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने किया ग्रेजुएशन, फिलोसफी, हिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है, लिटरेचर। फिर मेरा एमए हुआ यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जाकिर हुसैन कॉलेज। ओके। फिर मैंने लॉ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिर किया कानपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे जेआरएफ देना था। ओके। तो अभी मैं फिर से नेट देना चाहता हूँ, और नेट पढ़ाई को मैं फिर कंटिन्यू करना। इतना पढ़ाई कर लिए, पहले तो पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे नहीं थे, तब भी इतना पढ़ लिए। एक्चुअली यूनिवर्सिटी जब मैं पहुंचा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ कि जो भी इस देश में मिडिल क्लास के लोग हैं हमारी तरह, उनको अपने बच्चों को इलाहाबाद जैसी जगहों पे भेजना चाहिए। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा 90s में, तो वहाँ के जो सीनियर थे और टीचर, उन लोगों से मिलकर तो जीवन में लगा कि अरे इससे ताकतवर तो कोई चीज ही नहीं। और क्लास में मैं क्या देखता हूँ कि अगर टीचर क्लास को एंटरटेनिंग बनाता है तो लड़के जरूर बैठेंगे। मैंने सुना आप पे कई केस भी चल रहे थे जब आप स्कूल में थे, स्कूल टाइम में? कॉलेज, हाँ स्कूल टाइम में काफी गुंडागर्दी भी करते थे। गुंडागर्दी क्या, मिर्जापुर जब मैंने देखी तो गुड्डू भैया उसमें एक डायलॉग मारते हैं, कहते हैं शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है। तो वो सीन मेरे साथ है, क्योंकि मेरे माता पिता वैसे ही गांव से सताए हुए लोग थे, सब घर से भागे हुए लोग थे। तो और क्लास 8-9 तक तो हम ही को लोगों ने स्कूल में जो चाहा वो किया। तो एक खुन्नस तो अंदर बैठी ही थी। और जब आप किसी चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हो, तो जब पहली बार मैं कोतवाली पहुंचा और वहां से लौट कर आया, और जब लोगों ने नमस्कार किया, भैया नमस्कार, तो मुझे लगा ये तो सबसे अच्छा रास्ता है जीवन का, ये कौन कह रहा था ये बुरा रास्ता है। तो वही मजा आने लगा, तो फिर मजा आने लगा। ठीक है। दिल्ली में 3 छात्र एक बेसमेंट में मर गए पानी में। बिल्कुल। और आप और विकास दिव्य कीर्ति कहीं दिखाई नहीं दिए। आपको उतरना चाहिए था, इन्हीं छात्रों ने आपको आज बनाया जो आप हैं, और आप थे नहीं। हमारी मॉरल जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी ज्यादा है। हम कुछ काम ऐसे ही नहीं कर सकते। जैसे मेरा स्टूडेंट भी मैं कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ मेरे परिचित रहे जियाउल हक साहब, भीड़ का शिकार हुए। भीड़ की कोई पहचान थोड़ी होती है। जो लोग परेशान हैं, जैसे जिनके घर में डेथ हुई, मेरा मानना है उनके घर जाना ज्यादा जरूरी है। कल मैं निकल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनके घर ज्यादा जरूरी है, उनके माँ बाप से मिलना ज्यादा जरूरी है कि भाई आपके घर में दुर्घटना घटी, ऐसा हुआ। अब स्टूडेंट का काम ये था, दुर्घटना
हाँ, दुर्घटना। आपने दुर्घटना बोला है? 3 मिनट में 12 मीटर 12 नहीं, फुट ये पानी। हत्या है अवध ओझा सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये दुर्घटना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एकदम सही बात है, हत्या है। हत्या एकदम है, तब हत्या है जब उस लड़की ने शिकायत की एमसीडी से। एक लड़की ने रिपोर्ट किया कि साहब आपका बेसमेंट अच्छा नहीं है, ये मानकता को पूरा नहीं करता। वो जो वहां 500 लोग हैं राव आईएएस में, अगर वो उस लड़की के साथ हो जाते तो सबकी समस्या दूर होती कि नहीं होती। एक आदमी ने विसल बजाया कि साहब ये चीज ठीक नहीं है। मैं तो उस लड़की को बड़ा हिम्मती मानता हूं। मैंने अभी सुना, मैं तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता, कि किसी लड़की ने आज से 20 दिन पहले इस मुद्दे को रिपोर्ट किया एमसीडी में। फिर उसने लड़की ने रिमाइंडर भी डाला, किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। इनको लगता था कि जैसे हमारे देश में सिविक सेंस की बहुत कमी है। इस पहलू से मैं इसको दुर्घटना कहता हूं। अगर वो, मेरे ख्याल से आज की डेट में राउस के पास 500-600 लड़के तो होंगे ही। 600 एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर 300 उसमें से खड़े हो जाते कि नहीं बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो इस लड़की के साथ हैं, हम भी ट्वीट करेंगे। आपके ट्रेन कूपे में पानी नहीं आता, आपने रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट कर दिया, उसने अगले स्टेशन में पानी भरवा दिया। तो यहाँ कर रहे हैं, आज तो सोशल मीडिया का युग। 10 लाख रुपए दिए गए हैं परिवारों को। क्या एक आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट की जान की कीमत 10 लाख है? हमारे देश में युवा की जान की कीमत? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जान की कोई कीमत नहीं। खासकर जिनके बच्चे गए हैं, उनके दुख और उनकी संवेदना की तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं। मैं तो एक फोटो देखा, वो एक लड़की का पिता था जो शायद अपनी बेटी की डेड बॉडी लेके जा रहे थे। तो वो मतलब वो सब ऐसी चीजें जिसपे तो चर्चा की। जान और कीमत कहाँ, दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो बिल्कुल ये नहीं लगाई जा सकती, कीमत बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। नहीं, अब आप कह रहे हैं आप परिवार से मिलने जा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति का भी कल रिएक्शन आया, कुछ दिन बाद वो भी बोले। आप खुलकर क्यों नहीं कहते किसकी वजह से ये हुआ? हत्यारा कौन है? सिर्फ ये कह देना काफी है कि सिविक सेंस की देश में कमी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हत्यारा प्रशासन है, हत्यारा नेता है, हत्यारा अधिकारी और हत्यारा कोचिंग ओनर भी है। ये सब हत्यारे हैं। वो बेचारे वो ड्राइवर को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी से पानी गया था अंदर, दरवाजा उसका गेट टूट गया, उसको पकड़ लिया। ये सब हत्यारे हैं। ये सब हत्यारे इसलिए हैं क्योंकि भाई किसी ने तो पास किया होगा, किसी ने तो एनओसी जो चीज होती है वो किसी अधिकारी ने ही तो पास की होगी। तभी तो मैं इस बात को, मुद्दे को उठा रहा हूं कि एक विधान बहुत तगड़ा बनना चाहिए। ये कोई पहला कांड थोड़ी है। सूरत में 22 बच्चे, और आखिरी भी नहीं है। आखिरी भी नहीं, सूरत में मरे। अभी वो राजकोट गेमिंग जोन का जो कांड हुआ, कितना दर्द विदारक कांड है। अगर हमारे घर के बच्चे उसमें होते फिर, तो ये घटनाएं आगे भी घटेंगी। अगर किसी भी चीज का विधान, मेट्रो में आपने किसी को थूकते हुए देखा? नहीं थूक सकता। लॉ इतना प्यारा है, 500 रुपए फाइन, इम्प्रिजनमेंट, थ्रैशिंग। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहां सिर्फ लिखा हुआ नोटिस, रेलवे आपकी संपत्ति है। जिस देश में लोग कानून को तोड़ना गर्व करते हो कि जहां लिखा है यहां नहीं थूकना है, वहां थूकेंगे, वो विधान के बिना चलेगा। एक स्ट्रिक्ट विधान की आवश्यकता है कि जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ अवध ओझा क्लासेस, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर मेरे घर में, अगर मेरी कोचिंग में एक्सीडेंट हुआ और लड़के मरे, तो फिर कोचिंग के ओनर को, जिसने एनओसी दी है उसको, और जो उस बिल्डिंग का मालिक है, इन सब को लाइफ इंप्रिजनमेंट। इस तरह के तो बहुत सारे चल रहे हैं, वो सारे बंद होने चाहिए। ओझा सर, आपने भी देखा होगा छोटी छोटी बेसमेंट में, छोटे छोटे कमरों में, बहुत जगह चल रहे हैं ऐसे। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि भैया आज ऑनलाइन का जमाना है, वो भी हाइब्रिड मोड का। जो मॉडर्न इंडिया में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, वही मॉडर्न इंडिया ऑनलाइन चल रही होती है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, तो मैं अभिभावक और बच्चों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन क्लास दिला दो। साल में 2 बार आप ऑफलाइन लाके बिठा देना, इसमें क्या दिक्कत है किसी? अच्छा, उतना ही इफेक्टिव होता है? उतना ही इफेक्टिव है, कोई फर्क नहीं है? कुछ नहीं भाई। जैसे अभी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ। ये लाइव चल रहा है, तो अब इस दोनों में क्या फर्क है? या तो आप यहां बैठ के सुन लो, हाँ। और या फिर आप लाइव देख लो। क्यों आते हैं फिर ये इतने बच्चे आईएएस आईपीएस बनने के लिए? छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में देखिए ना, कई छोटे छोटे वो इलाके ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे हजारों बच्चे से घिच पिच करके जरा सी जगह में रहते हैं। क्यों है ये? एक्चुअली हमारे देश में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि फला जगह जाओगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे, ये सब साइकोलॉजी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं आए, उनका सिलेक्शन क्या नहीं हुआ? हुआ। वो तो एक टेम्परामेंट है, फ्रेम ऑफ माइंड, क्यूरियोसिटी, जानना। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो से 6-6, 7-7, 8-8 साल से रह रहे हैं,
उनका क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो दिल्ली रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा है? तो ये, लेकिन एक हवा बनी है इस कंट्री में कि नीट के लिए कोटा जाना है और आईएएस के लिए दिल्ली आना है। तो आपको, ठीक है, मैं एक बात से सहमत हूं कि दिल्ली में आपके पास बेहतरीन शिक्षक है, मैं मानता हूं उसमें। तो वो सब ऑनलाइन भी तो पढ़ा रहे हैं, आप वहां पढ़ो, कोई जरूरी यहाँ भीड़ लगाने अच्छा, सस्ता भी रहता है क्या ऑनलाइन पढ़ना? बहुत सस्ता। ज्यादातर संस्थाओं में तो आधी फीस होती है, जैसे 2 लाख रुपए फीस है ऑफलाइन की, तो 1 लाख रुपए ऑनलाइन की। ओके। आप यहाँ हर महीने 25,000 मिनिमम खर्चा करते हो, आप अपने शहर में रहो और वो खर्चा बचता है रहने का, खाने का। वो आप 15,000 में अपने शहर में लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लोगे, एक रूम लेकर आप पढ़ भी सकते हो अपने ही शहर में। क्या जरूरत है सबको अब दिल्ली आने की? अब तो मुझे नहीं लगता कि सबको। अच्छा, रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं ऑनलाइन के? हाँ, रिजल्ट भी वैसे आते हैं। वैसे ही? हाँ बिल्कुल। अरे मैं बता रहा हूँ, तृप्ति सिंह इस बार आईएएस हुई, लड़की मेरे शहर की है, मेरी जूनियर भी है। हाँ। वो कभी नहीं आई दिल्ली, सिर्फ मेंस के टाइम एक बार आई थी मटेरियल वगैरह लेने, फिर वो चली गई, सिलेक्शन हुआ उसका। अच्छा, ये यूपीएससी क्लियर करने वाले ओबीसी एससी एसटी क्यों नहीं होते? नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं। आप समझ गए क्या मैं सवाल क्या कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स में ऐसा इशू बन गया आजकल, ये कहाँ है बताइए अफसर, एससी एसटी ओबीसी अफसर क्यों नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर क्या है ना कि सामाजिक जन जागरण जो होता है, अब क्या है कि समाज की दिशा बदल रही है। जैसे 1787 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर 1887 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर बराक ओबामा का प्रेसिडेंट बनना। चेंज एक सतत प्रक्रिया है। अब शिक्षा की अलग लगभग हर घर में है कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहले कुछ समुदायों में होती थी कि ब्राह्मण समुदाय पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहता था, कायस्थ बहुत आतुर रहे। कुछ समुदाय थे भारत में जिनको पढ़ना ही था, भले उनको घर की जमीन बेचनी पड़े। लेकिन अब ये चीज लगभग बहुत सारे समुदायों में हो रहा है कि नहीं भैया, बच्चों को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है। तो आने वाले समय में वो चीज दिखाई पड़ेगी, उनके भी आईएएस अधिकारी। तो आपकी रीडिंग क्या कहती है? आईएएस आईपीएस बनने वालों की जो एस्पिरेंट्स जो हैं, उनमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है या कुछ कमी आई है, या कोई और प्रोफेशन ज्यादा लोग आजकल बच्चे फॉलो करना चाह रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, भारत में तो आईएएस एक नेशनल हॉबी है। मैं तो कई सारे लोगों से जो काउंसलिंग करता हूँ तो पूछता हूँ, अच्छा बताओ कि क्या करना चाहते हो। एक साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया मुझे, वो झुंझुनू से आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा है कि हमारे यहाँ ना आईएएस में दहेज ज्यादा मिलता है। अरे मैंने कहा प्रभु, दहेज लेने आए हो? मतलब मैं उस आदमी के जवाब को सुनकर, किसी ने कहा सरफरोश मूवी देखी थी सर, तो मुझे लगा कि एसीपी राठौर मैं भी बन सकता हूँ। और जब वो यहाँ, अच्छा ठीक है, आए, पढ़े, तैयारी किए, अच्छा हुआ। लेकिन हर व्यक्ति को कोचिंग खत्म होते एक बात क्लियर हो जाती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पता लग जाता है, बिल्कुल एहसास हो जाता है। हाँ, एकदम हो जाता है वो बेंट ऑफ माइंड। कुछ अपवाद हैं जिन्हें उस वक्त नहीं होता तो कुछ देर बाद होता है। कुछ लोगों का होता है कि मेरा नहीं होगा, लेकिन बाद में कुछ बातें उन्हें समझ में आती, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इस टाइप के लड़कों का होगा। मैंने ऐसे लड़कों को देखा कि जब वो आए थे तो मुझे उनसे कहना था कि भैया तुम जाओ, नहीं हो पाए, तुमसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लिया सिलेक्शन। अच्छा, करके दिखाया। हाँ, एक्चुअली खेल के जब नियम आपको समझ में आते हैं, कबीर कौन सा पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन बुद्ध की हैसियत से कम हैसियत नहीं है। वो तो वीवर हैं, जुल्हा, और बुद्ध राजा खानदान के। लेकिन दोनों आदमी, कबीर, बुद्ध, कार्ल मार्क्स, न्यूटन, ये जितने भी महान लोग हैं, सब में एक चीज कॉमन होती है, ऑब्जर्वेशन की क्षमता। भाई द्वंद्व मानव के लिए सबसे बड़ी वो परेशानी है। लगभग लोग द्वंद्व के परेशान है। कबीर ने चक्की चलती हुई देख के समझा दिया कि द्वंद्व होता क्या है, कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सब दो के चक्कर में पड़ोगे, घर वाली बाहर वाली, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितना, अब वो आदमी ठीक है स्कूल नहीं गया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्षमता कितनी प्यारी है। तो यहाँ भी जो लोग आते हैं उनको पता होता है आईएएस पढ़ाई का खेल थोड़ी है, आईएएस ऑब्जर्वेशन का खेल है। इकोनॉमिक पावर है अमेरिका, फिर 1976 के बाद चाइना उभरना शुरू हुआ। तो कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो दोनों कंट्री, 1787 में अमेरिका स्लम एरिया, झोपड़पट्टी 13, आज की डेट में, अब हमें जब पढ़ाया जाएगा तो हमारे यहाँ चतुर्लिंगम मॉडल की पढ़ाई होती है, रटते हैं लोग, वही जाके चमत्कार का बलात्कार करके आते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, परेशान, क्योंकि पढ़ाई उन्हें समझ में नहीं है। पढ़ाई का काम क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना। अब मैं जब पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा यार 1787 का इस्लाम एरिया 1850 में जापान पे कब्जा कर रहा है, कैसे यार, इतनी हैसियत कैसे डेवलप हो गई।
वही अमेरिका 1920s में यूरोप की कंट्रियों को पैसा दे रहा ब्याज पे। वही अमेरिका 1947 में दुनिया का मनी लेंडर बन गया, मार्शल प्लान। तो ये सब विचारणीय बात और ये रेवोल्यूशन तो आप लेके आए ना, ये आईएएस आईपीएस की कोचिंग में 2020 के बाद खास तौर से यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लाए ना आप ये। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये पिछले 4 साल में आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ी है क्या? ये रेवोल्यूशन जमीन पर भी आया है क्या? बड़ी है, लेकिन सिर्फ हमारी वजह से नहीं आया। वो जो बहुत सारे अधिकारी रील बनाते हैं, उनकी भी विचारों का शौक है, अच्छा है, उनको भी लगता है इतना मेहनत की है तो हमें भी तो कोई देखे चलते हुए, तो बेचारे रील बनाते हैं। उस चक्कर में बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। कि शान की जिंदगी होती है। हाँ, ये है एसपी की एंट्री। हाँ, सिंघम। उनको क्या होता है कि इनके ऊपर नेताओं का कितना दबाव, इस एंट्री के पीछे कितना प्रेशर काम कर रहा है। तो सब लोग, क्या होता है कि जब मूवी में लास्ट में लिखा जाता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली, किसी मूवी ने शादी के बाद का स्टोरी नहीं दिखाई। तो वही बात है, यहाँ सिलेक्शन के बाद की स्टोरी की कोई नहीं बताता। डिफिकल्ट है क्या? चुनौती तो है, भारत जैसे देश में जहाँ इतना ज्यादा जनसंख्या है। तो ब्यूरोक्रेसी में काम करना मतलब सिर्फ पर्क्स नहीं है, फायदे नहीं है, ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, चुनौतियां भी हैं, संघर्ष भी है। कितने सारे ब्यूरोक्रेटों ने पिछले 5-6 सालों में सुसाइड किया है। एक साहब थे बिहार के, मुझे तो उनका नाम नहीं याद है, यही गाजियाबाद में उन्होंने सुसाइड किया था। तो ऐसा नहीं है कि कितने सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ दी कि साहब हमें नहीं करना, हमें इतना प्रेशर झेलना ही नहीं है। इस समाज को संचालित करना, इस समाज को चलाना, वो भी जो देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है, वहाँ 150 करोड़ लोग हैं। इकोनॉमी का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, सोशल अवेयरनेस बहुत अच्छी नहीं है, तो उस देश को चलाना, फिर प्रैक्टिकली जाके उनके बीच रहना, वो बहुत चुनौती। वैसे कुल मिलाकर हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसा काम करती है आपके हिसाब से? हमारी ब्यूरोक्रेसी वही जो हम बोलते हैं शुरू से, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, अच्छा काम करती है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा अच्छा हैंड दिया जाए। आजकल के थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट रील वील के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ। वैसे हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकर है ना। अब ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इनको पता होता है कि भाई बिहार है, अब बिहार के आदमी को एम्पावर करना है, उनको बाहर जो बिहार से मजदूर इनफ्लो बाहर हो रहा है उसको रोकना है। तो भाई आपको वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, वहाँ जातिवाद खत्म करना है। बिहार, यूपी जातिवाद से ज्यादा प्रभावित है, संप्रदायवाद से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि जहां भी सामंतवाद होगा वहां पुराना स्ट्रक्चर होगा। भाई जैसे हम आज जातिवाद, संप्रदायवाद की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे कभी अमेरिका भी तो नस्लवाद की चुनौती से जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी चेंज हुई, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये बात, ये तैयारी करने वाले लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि समाज सुधार आंदोलन से ज्यादा आर्थिक परिवर्तन की दिशा को गतिमान करना पड़ेगा। अब रैपिड फायर राउंड, ओझा सर, और मैं पहले चेतावनी दे दूं, बड़े बड़े नेता इससे डरते हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, मुझे कोई बात नहीं समझ में आएगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं समझ में नहीं आएगी ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप, चलिए ठीक है, ओके, देखते हैं। ऑल राइट, रैपिड फायर राउंड। अवध ओझा सर, पहला सवाल, देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? मैं देश का सबसे बेस्ट स्पीकर मानता हूं शशि थरूर जी को। बहुत बढ़िया। बेस्ट यूट्यूबर किसे मानते हैं? बेस्ट यूट्यूबर के रूप में अलाहाबादिया सही है, अच्छा काम कर रहा है वो, और अच्छे बियर बाइसेप्स। बेस्ट एजुकेटर आप किसे मानते हैं? विकास देव कीर्ति। क्या बात कर रहे हैं? अरे उस आदमी जैसा टीचर इस देश में सदियों में पैदा होता है। हम तो समझते थे आपकी दोस्ती है, कंपटीशन है। नहीं, तो यहाँ तो दोस्ती में ही तो मैं नाम ले रहा हूँ। अगर मतलब उस आदमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, उस पर कोई जवाब नहीं। पुरानी दोस्ती है आपकी, मुझे लगता है। हाँ, मेरी तरफ से तो पुरानी पहचान है, उनकी तरफ से जैसा भी। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी बहुतों को सुनते हैं ना? मैं विकास देवकीर्ति को ही मानूंगा बेस्ट मोटिवेशनल। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? बहन मायावती। बेस्ट ब्यूरोक्रेट? टीएन सेशन। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन है? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही है। बात है। मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर, सबसे मेहनती नेता? सबसे मेहनती नेता मैंने सुना है कि योगी जी बड़ा मेहनत करते रहते हैं, तो संभावना। मोदी जी 365 दिन काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते। दरअसल करीबी उनका कोई मेरा करीबी नहीं है। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं क्या? बेस्ट स्टेट्समैन कौन रहा है अब तक का? बेस्ट स्टेट्समैन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास कर रहा है।
और वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या संविधान खतरे में है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान जहां 1 अरब 50 करोड़ लोग उसके रक्षक हैं, तो कैसे खतरे में पड़ सकते ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी, हैं? मेरे जहन में कोई शब्द ही नहीं है। सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। नहीं होता है ना कि कुछ जहन में आए तो मेरे जहन में कुछ आया ही नहीं। क्या सोचते हैं आप मोदी जी के बारे में? 10 गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात दंगे, वहां से हिंदू मुस्लिम वाली छवि, फिर उसके बाद 14 में जबरदस्त बहुमत, 19 में उससे भी बड़ा बहुमत, लेकिन 24 में थोड़ा सा करेक्शन। नहीं, मैं मोदी जी से ये सोचता था, कुछ तो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी की, जिनको मैं सोचता था कि एक जो हमारे बारे में कहा जाता था इंडिया इज अ सॉफ्ट डेमोक्रेसी, वो टैग हमारा खत्म हुआ। सॉफ्ट डेमोक्रेसी का टैग उन्होंने हर जगह मंच पे जाके बोला कि हम तो खड़े होंगे, लड़ेंगे। फिर एक जो इंडिया की पब्लिक ही, जैसे 2014 से पहले मैंने देखा कोई कुछ भी स्टेटमेंट इस देश में देता था कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूँ, कोई कहता था मैं संविधान को नहीं मानता, वो सारी बातें 2014 के बाद नहीं हुई। तो कुछ फ्रंट पे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि जब जड़ ही खराब हो, मतलब हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समय था 91 के बाद, कोई भी देश जैसे मेड इन इंडिया अगर 91 से शुरू हो जाता तो मेक इन इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, ऑलराइट। अमित शाह, चाणक्य, योगी आदित्यनाथ, फ्यूचर ऑफ इंडिया। योगी आदित्य, ओके। राहुल गांधी, दोनों लोग फ्यूचर हैं। दोनों फ्यूचर। अब इसमें से कौन ज्यादा काबिल साबित होता है ये वक्त डिसाइड ये करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने दी है कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल में योगी और राहुल के बीच संघर्ष होगा असली ना? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव, प्रॉमिसिंग लीडर। पर वो यूपी में रहेंगे या वो भी नेशनल पॉलिटिक्स में आपको लगता है जगह बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे, आजकल उन्होंने बड़ा सुधार किया अपने आप में। हाँ 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 बिल्कुल। तो पार्लियामेंट आ गए, यूपी छोड़ दिया फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, Okay. पार्लियामेंट आ गए हैं। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी एक अच्छी कोऑर्डिनेटर है और एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है। अच्छी ऑर्गेनाइजर है वो, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर। राहुल प्रियंका में बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता तो राहुल गांधी ही है। ओके। मायावती, मायावती द फेवरेट लीडर ऑफ माइन फ्रॉम यूपी। मेरा बड़ा सपना था कि वो आपकी पसंदीदा नेता? अरे बिल्कुल पसंदीदा, और इस घटना के बाद तो और ज्यादा हो गई। और मेरी बड़ा मन था कि वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बने। अब तो शायद समय कम है, लेकिन फिर भी। ओके। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैड अ ग्रेट चांस टू अपीयर एज अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन इंडिया। मतलब वो आदमी अगर जिस तरह से पब्लिक उनके पीछे खड़ी होनी शुरू हुई थी, वो कुछ और ही स्कीम बन जाती। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संभालते और थोड़ा सा अपने सहयोगियों को संभालते तो आज पिक्चर कुछ और। डिरेल हो गए क्या? डिरेल हो गए, थोड़ा सा भटक गए। वो आदमी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए था, स्टेट पॉलिटिक्स नहीं। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट मैन। मनमोहन सिंह, वंडर मैन। विश्वनाथ प्रताप सिंह, द रेवोल्यूशनरी। भाई किसी आदमी के अंदर इतना दम है कि वो सामाजिक क्रांति करना चाहता है। मतलब मंडल और कमंडल का जो दौर शुरू हुआ बेसिकली उन्हीं के समय से शुरू हुआ। तो सामाजिक क्रांति के सूत्रधार है विश्वनाथ प्रताप सिंह। टीवी नरसिम्हा राव, द मैन विद चाणक्य's acumen, रियल चाणक्य। अनसंग हीरो कह सकते हैं। अनसंग हीरो, चर्चा कम होती है। हाँ बिल्कुल, चर्चा कम होती है। विकास देवे कीर्ति, सुपरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप मतलब नाम लेते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विकास देवी कीर्ति को आप दोस्त बता रहे हैं, कंपेटिटर बता रहे हैं, अपना सीनियर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है ना, किसी भी आदमी की तारीफ करने से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मेरा उनकी डील है या मेरा उनका, आप मानोगे नहीं मेरी उनकी 5-5, 6-6 साल बात नहीं होती और बीच में झगड़ा भी हो गया था। मैं ही गुस्सा हुआ था। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे फिर बताया। मेरा एक दोस्त इलाहाबाद से, यूनुस खान, मैंने कहा भैया इसको अपने यहाँ रख लो। उस आदमी ने मेरे डार्क समय में बड़ी मदद की थी, बड़ा अच्छा टीचर, रख भी लिया। उस वक्त नहीं रखा जिस वक्त मैं कह रहा था। फिर मैंने बहुत उनको सुनाया कि महाराज ये कोई बात होती है, इतना बढ़िया टीचर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस आदमी को रखिए अपने साथ। तो वो तो खैर एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, लेकिन फिर भी जो आदमी है, आप 98 से आप जानते हैं उनको? 90, जब से उनकी कोचिंग शुरू हुई तब से मैं उनको जानता। लोग समझते हैं कि ये यूट्यूब का जो सिलसिला शुरू हुआ 2020 के बाद, उसके बाद ही आप लोग शायद मिले। नहीं, पुरानी दोस्ती। ओके। खान सर, खान सर द ग्रेट, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया। मैं तो खान सर द ग्रेट ही कहता हूँ उस आदमी को।
उस आदमी ने बहुत कम पैसों में शिक्षा पहुंचाई लोगों तक और शिक्षा को एंटरटेनिंग बनाया। जैसे क्या हुआ कि पहले तो बच्चे ही पढ़ते थे, उस आदमी की वीडियो से बड़े भी पढ़ने लगे। जिस स्टाइल में वो आदमी पढ़ाता है तो बच्चा भी कोरोना वायरस के बारे में सुन रहा है, उसके पापा भी पीछे बैठे कोरोना वायरस के सुन रहे हैं। ये जो उसने पैटर्न ऑफ एजुकेशन प्रमोट किया वो तो काबिल तारीफ। उनका असली नाम पता है आपको? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं नाम में क्या रखा किसी आदमी। अलक पांडे। अलक पांडे एजुकेशन रेवोल्यूशन किया उस आदमी ने, अच्छा काम किया है, बढ़िया किया है। अवध ओझा। द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। एल्विश यादव। एल्विश यादव बिग बॉस वाला जो लड़का है, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। कम उम्र में काफी नाम कमाया उस आदमी ने, सीएम ने फेलिसिटेट किया उस आदमी को, तो ठीक है, अच्छा है। Okay. नाम का है, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि अगर आपको युवा मानते हैं तो आप युवा को हमेशा कुछ पॉजिटिव बातें बताएं। आपके साथ समृद्धि, आपके पास समृद्धि, और जब भी नाम आता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सही बात। तो आप चाहे पहले कैसे भी रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिली काम करना होता है। गांधी नेहरू पटेल की इक्वेशन कैसी थी? बहुत शानदार इक्वेशन थी। पर्सनली झगड़ा भी करते थे सब, लेकिन इक्वेशन बहुत प्यारी थी। और गांधी बॉस थे और ये दोनों लोग शिष्य थे। तीनों में अगर चूज करने को कहा जाए, आप चूज कर पाएंगे? गांधी जी को चुनो। गांधी जी। ओके। आरएसएस। आरएसएस कल्चराइजेशन, उसने जो 1925 में जब वो पैदा हुई और भारत के कल्चर के सामने जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, तो उस आरएसएस ने एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि फिर वही बात आ गई सामने कि कोई आदमी पूर्णतः अच्छा या नेगेटिव नहीं होता। तो आरएसएस ने कल्चराइजेशन को लेकर जो काम किया, भारतीय संस्कृति, वो बहुत अच्छा काम किया। क्या नेहरू जी के साथ अन्याय होता है? क्या अभी चर्चा हो रही थी तो मेरे जहन में आया आपसे पूछूं। बीजेपी याद दिलाती है नेहरू से क्या किया, 70 साल में तुमने क्या किया। कांग्रेस कहती है नेहरू का पीछा छोड़ो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, अब 24 में आओ। अन्याय होता है क्या नेहरू जी के साथ? एक्चुअली जो आदमी फेमस होता है उसकी कहानियां भी फेमस होती हैं। तो अब लाल बहादुर शास्त्री को टारगेट नहीं किया सकता। अब गुलजारीलाल नंदा को कौन जानता है? हमेशा आप अच्छा, उनकी कहानियां जो कि बहुत ज्यादा है, तो वो उनकी कहानियां निकाल के पब्लिक को दे दिया जाता है कि साहब एडवीना के साथ घूमते थे। लेकिन उनकी जो नाम पॉलिसी है, पूरी दुनिया, मतलब टीटो और नासिर जैसे लोग उस आदमी के सामने खड़े होते थे। तो अगर हम उस आदमी की पॉलिसियों की अध्ययन करें, मेरा मानना है कि अगर इस देश के हर व्यक्ति को पता चले कि 1977 का भारत कैसा था और उस भारत में उस आदमी ने क्या भूमिका अदा की है, तो इस देश की जनता निश्चित तौर पर उस आदमी को भगवान का दर्जा देगी। क्या बात है। कोई भैया, इतना कर्जा था हमारे ऊपर, रूरल डेप्ट हमारा इतना हाई था, खाने को नहीं था हमारे पास। चाइना हमारा दुश्मन, एक दुश्मन पैदा हो गया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, और चारों तरफ अराजकता। हमने बाहर की कंट्रियों से कहा कि हमें खाना दे दो, उन्होंने PL-480 भेजा जो वो सुअरों को खिलाते थे। और उस कंडीशन में आप देश की बागडोर लेकर आगे बढ़ते हैं, और आज की डेट में आप 1961 में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नेता बन के उभरते हैं। ओके। बाबा साहब अंबेडकर। गॉड। इंदिरा गांधी। भगवती, दुर्गा। राजीव गांधी। सुपर हीरो। एनडीए। एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। एनडीए इज अ गुड ऑप्शन। राजनीति में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीए ही है, तो अच्छा ऑप्शन है। इनके पास भी बड़े शानदार लीडर हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप सवाल मेरा समझे नहीं, या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर गए। मेरा सवाल ये था, सिंगल पार्टी सरकार से गठबंधन सरकार, अब जब देश वहां आ गया है, क्या ये बेहतर है या सिंगल पार्टी? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंडिया गठबंधन, INDIA, इंडिया। फ्यूचर बना सकते हैं अपना, अगर प्रैग्मेटिक सिद्धांत और संघर्ष करते चलेंगे तो। धारा 370 को हटाना सही था? धारा 370 को हटाना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। एक एंगल से सही इसलिए था क्योंकि एक मूवी का मैं इंस्टेंस देना चाहूंगा। वहां के लोग भी बहुत परेशान थे। उस मूवी में आर्मी पे बेस थी कोई मूवी, उसका एक ही डायलॉग मैंने सुना था, उसने कहा कश्मीर जो है सारे बिजनेसमैनों का अड्डा है, यहाँ हर आदमी अपनी अपनी आइडियोलॉजी बेचता है, उसको ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इस प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है। तो हटाया, ठीक किया, लेकिन उस जनता को विश्वास में लेकर चलना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र। भारत, इंडिया से क्या खराबी है? इतना प्यारा नाम है इंडिया, दैट इज भारत, और इंडिया फॉर इंडियंस। तो
इंडियन राष्ट्र होना चाहिए। इस आजादी की लड़ाई में सब लड़े हैं, राम मंदिर, भारत की अस्मिता, पर वो तब जब उस मंदिर पे जाने वाले वो स्लोगन लेकर आए, टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। ओके। जो आदमी प्रभु राम के रास्ते पे चलेगा और त्याग और तपस्या को अपनाएगा, वो श्री से प्रभु बन जाएगा। सेक्स के बारे में क्या सोचते हैं ओझा सर, और क्या पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, आज के दौर में जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और सब कुछ एक्सेस है, तो उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी 10 दिन पहले एमपी के किसी जिले में एक घटना घटी है जिसमें 14 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की बहन को रेप किया है और फिर उसकी हत्या की। आप तो मीडिया के लोग हो, अभी 10 दिन पहले की घटना है, 14 साल के बच्चे ने अपनी सगी बहन को रेप किया है और उसकी हत्या की है। तो अगर आप इस पे चर्चा नहीं होगी तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा हमारे लिए। मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन, अज्ञानता, क्योंकि आप वो भी पढ़ाते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, मैं तो शो शुरू करने जा रहा हूँ, इस पे एक शो शुरू करने जा रहा हूँ। मास्टरबेशन अज्ञानता का परिणाम है। सेक्स आदमी को, सेक्स जो है वो तो एक रिप्रोडक्शन तो अलग चीज हो गई। जब आदमी तनाव में होगा जितना ज्यादा, हाँ, वहां उसे सेक्स की सबसे दो ही चीज हैं जो तनाव से रिलीफ दिलाती है, एक नशा और एक सेक्स। तो जिन देशों में तनाव ज्यादा है, भाई अमेरिकी बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, स्वीडन का आदमी टहल रहा है, जहां तनाव ज्यादा है वहां रिलीफ चाहिए। और हमने जब पॉपुलेशन पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें कहा गया था कि जनसंख्या बढ़ने की एक वजह गरीबी भी है, क्योंकि गरीब आदमी तनाव में होगा, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होगा, तो सेक्स छोड़ के उसके पास ऑप्शन क्या होगा? शादी, मैरिज, गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग आश्रम की वजह से देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में मुक्ति चाहिए तो इस आश्रम से गुजरना ही पड़ेगा। कौन सी उम्र सही रहती है शादी के लिए आपके हिसाब से? 25 बहुत सही, आइडियल उम्र। 25 सही है, आइडियल उम्र है, लेकिन अब तो खैर लोग बहुत कैरियर वैरियर बहुत लेट करते हैं। लव, प्यार, मोहब्बत। लव इज अ लाइफ लाइन ऑफ लाइफ। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप मरुस्थल के समान है। पर आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपसे प्यार करें। आप आशा मत करें, आप डिमांड मत करें। जैसे लोग डिमांड करते हैं ना कि कोई हमको प्यार नहीं कर रहा है, अरे भैया तुम कुछ ऐसा करो कि सूरज की तरह लोग तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएं, फिर लोग आपको प्यार करेंगे ही करेंगे। क्या बात है ओझा सर, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। मुझे भी बहुत अच्छा चाय वाला इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।